दोस्तों, इतिहास के कुछ घटना का इम्पोर्टेंस ना के बराबर होता है, मगर एक बड़ी कड़ी के साथ जुड़ने की वजह से उसे समझना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश की कहानी भी कुछ इस तरह की ही है। सल्तनती दौर का चौथा वंश कहे जाने वाला सैयद वंश इतिहास में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाया, मगर फिर भी इन्हें दिल्ली की गद्दी पर 1414 से लेकर 1451 यानी पूरे 37 वर्षों तक राज करने का रुतबा हासिल है। तो आखिर कौन थे ये सैयद, कहां से आए थे? इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत के पहले 3 वंश गुलाम, खिलजी और तुगलक को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिनके वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप चाहे तो वहां जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मुड़ते हैं हमारे आज के टॉपिक सैयद वंश की तरफ। दोस्तों, इस वंश की कहानी शुरू होती है खिज्र खान नामक एक इंसान से। दिल्ली सल्तनत के तीसरे वंश तुगलक वंश के तीसरे सुल्तान फिरोज शाह के शासनकाल में खिज्र खान मुल्तान प्रांत का गवर्नर हुआ करता था। 1395 आते आते मुल्तान के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा खिज्र खान को निष्कासित कर दिया गया। ये एक सोची समझी चाल थी जो उसी के एक साथी सारंग खान द्वारा रची गई। सारंग खान ने अपने बड़े भाई इकबाल खान की मदद से इस काम को अंजाम दिया था। इकबाल खान उस वक्त दिल्ली सल्तनत का बहुत बड़ा वजीर हुआ करता था। एट दैट टाइम दिल्ली की गद्दी पर महमूद शाह तुगलक का शासन था। इस सुल्तान के कमजोर शासन की वजह से इकबाल खान पावरफुल बन रहा था। यही वजह थी कि उसने अपने भाई सारंग खान से मिलकर मुल्तान प्रांत का हिस्सा खिज्र खान से छीन लिया। वंश परंपरा अनुसार सल्तनत की सेवा करते आए खिज्र खान के लिए ये बहुत अपमानजनक बात थी। इस बात का बदला लेने के लिए वो उस वक्त के सबसे बड़े सम्राट कहे जाने वाले तैमूर की मदद लेता है दिल्ली पर हमला करने के लिए। तैमूर लंग तिमुरिद एम्पायर का बहुत बड़ा शासक था। कहा जाता है कि उस वक्त उसका राज आधे से भी ज्यादा दुनिया पर था। तैमूर की भारत पर आक्रमण करने की कहानी अपने आप में एक अलग टॉपिक है, जिसका जिक्र मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में किया हुआ है। आप चाहे तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो 1398 में तैमूर के हमले की वजह से दिल्ली में मौजूद तुगलक वंश पूरी तरह से डगमगा जाता है। दिल्ली को लूटने के बाद तैमूर वापस अपने प्रांत लौट जाता है, मगर जाते जाते वो अपने वफादार खिज्र खान को फिर से मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट करता है। मुल्तान को फिर से हासिल करने के बाद खिज्र खान ने अपना बदला तो ले लिया था, मगर फिर भी प्रतिशोध की ज्वाला उसके अंदर से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। उसका मकसद अब केवल मुल्तान को नहीं बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत को अपने अंडर लाने का था। तैमूर के जाने के बाद वो मुल्तान के साथ साथ लाहौर, दीपालपुर और ऊपरी सिंध वाले हिस्से को अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद एक बड़ी सेना लिए 1405 में वो दिल्ली के वजीर और उसके सबसे बड़े दुश्मन मल्लू इकबाल खान को मारकर दिल्ली पर अपनी दावेदारी पेश करता है। 28 मई 1414 का वो दिन जब एक फाइनल अटैक के साथ खिज्र खान दिल्ली की गद्दी पर बैठे तुगलक वंश को पूरी तरह से उखाड़ फेंक एक नए वंश सैयद वंश की शुरुआत करता है। तो यहां से शुरू होती है सैयद वंश की कहानी। दिल्ली के नए सुल्तान और सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान का यह मानना था कि वो कोई सुल्तान नहीं है। उसने खुद को सुल्तान के रूप में नहीं बल्कि रयते आला के नाम से नवाजा। सत्ता पर आने के बाद खिज्र खान ने ना कोई एक्सपेंशंस किए और ना कोई सोशल रिफॉर्म्स लाए। यहां तक कि उसने अपने नाम से सिक्कों को भी नहीं चलाया। उसने उसी सिक्कों का प्रचलन जारी रखा जो तुगलकों के समयकाल से चलते आ रहे थे। खिज्र खान ने मुल्तान, दिलापुर, सूरत को तो कब्जे में कर लिया था, मगर उसने आगे चलकर बंगाल, दक्कन, गुजरात, खानदेश को खो दिया। उसके इस कमजोर शासन की वजह कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन था, जो आगे चलकर उसके जान का दुश्मन बन गया। 1421 में खिज्र खान को एक षड्यंत्र के तहत मार दिया जाता है। खिज्र खान की मौत के बाद उसके बेटे मुबारक शाह ने दिल्ली की गद्दी को संभाला। मुबारक शाह ने यहां 1421 से लेकर 1434 तक राज किया। यह दिल्ली सल्तनत का इकलौता ऐसा सुल्तान था जिसने अपने दरबार में
हिंदू नोबल्स को अपॉइंट किया। उसने यमुना नदी के किनारे एक शहर मुबारकाबाद का निर्माण कराया। अपने शासनकाल में वो हमेशा से राजपूत मालवा रूलर्स और जौनपुर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में रहा, मगर उसे इन तीनों में से किसी में भी कामयाबी नहीं मिली। 1434 आते आते दरबार के भीतर चल रहे षड्यंत्रों की बदौलत मुबारक शाह को भी फरवरी 1434 में मार दिया जाता है। मुबारक शाह के बाद इसका भतीजा महमूद शाह दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है। ये एक पपेट सुल्तान था, उसके ही एक वजीर सरवार उल मुल्क का। सरवार उल मुल्क ने ही मुबारक शाह को मारकर महमूद शाह को गद्दी पर बिठाया था, ताकि एक मुंह बोले सुल्तान के साथ खुद दिल्ली की गद्दी पर राज कर सके। मगर कुछ साल बाद महमूद शाह को अपने कठपुतली होने का एहसास होने लगा। लाहौर में बैठे अपने गवर्नर दोस्त बहलोल लोदी के हाथों सरवार उल मुल्क को मारकर दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापन करने की कोशिश करता है। उसने आजाद होने के बाद बहलोल लोदी के साथ मिल कई मिलिट्री कैंपेन्स किए, जिसमें मालवों को फिर से अपने अंडर लाना सबसे अहम था। लेकिन इसी बीच 1445 में हुई इसकी मौत की वजह से इसका बेटा अलाउद्दीन शाह गद्दी पर आ जाता है। अलाउद्दीन शाह खुद को आलम शाह के किताब से नवाजता है। उसका यह नाम बड़े और दर्शन छोटे की कहावत से बिल्कुल मेल खाता था, क्योंकि जितना बड़ा इसका नाम था उससे कई गुना छोटी इसकी सल्तनत थी। दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र छोड़ दिए जाए तो पूरी सल्तनत अब इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। अलग अलग जागीरदारों ने खुद का नया रूल इस्टेब्लिश किया हुआ था। सल्तनत की इस बिगड़ती हालात को देख अब वक्त था बदलाव का, एक ऐसा बदलाव जो सुल्तान के साथ साथ वंश परंपरा को भी बदल दे। और वो बदलाव किया आलम शाह के साथ ही बहलोल लोदी ने। 1457 आते आते बहलोल लोदी एक शांत प्रिय तरीके से दिल्ली की गद्दी को अपने कब्जे में कर लेता है। आलम शाह भी चुपचाप उसकी अधीनता स्वीकार कर दिल्ली की गद्दी छोड़ खुद बदून चला जाता है, जहां कुछ सालों में वही उसकी मौत हो जाती है। आलम शाह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। इसके बाद सभी सुल्तान लोदी वंश के होंगे, जिसकी कहानी हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, इस इमारत को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इसका निर्माण 1192 में आज के अजमेर राजस्थान में किया गया था। तो आपके लिए इसके रिलेटेड सवाल यह है कि इसका निर्माण किसने कराया था? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में लोदी वंश की कहानी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।